हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 12 इयर्स एट पाइल्स लेजर सेंटर, दादर, मुंबई। दोस्तों, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम दुनिया के सभी जानवरों में से सबसे अद्भुत और अलग डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारी अच्छी सेहत के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारी अच्छी डाइजेस्टिव सिस्टम ही होती है। दोस्तों, शायद आप भी यह जानते होंगे कि जो हमारे शरीर का जो 90% बीमारियां की जो जड़ है वो हमारे पेट में ही छुपी होती है। बड़ी से बड़ी बीमारी की जो शुरुआत होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी में ही छुपी होती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई बीपी, लो बीपी, मोटापा और सबसे ज़्यादातर हार्ट डिसीज़, यहाँ तक के जो पाइल्स है, फिशर है और फिस्टुला के बीमारी का कारण सीधे हमारे पेट से जुड़ा होता है। इसलिए हमें जो हमारे पेट के बारे में यानी जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। दोस्तों, चलिए हम अब शुरुआत करते हैं जो डाइजेशन को यानी जो पाचन प्रक्रिया को समझते हैं। हमारा जो डाइजेशन की शुरुआत होती है वो होते हैं हमारे मुंह से। जी हाँ दोस्तों, जब हम खाने को चबाते हैं तब उसमें लार यानी कि सलाइवा घुल जाता है। सलाइवा में होने वाले जो एंजाइम्स खाने के मुंह के अंदर तोड़ते हैं। आप जितना ज़्यादा खाने को चबाओगे उतना ही खाना लार में टूटता जाएगा और उसमें घुलता जाएगा। इसलिए जो भी हम खाएं उसे हमें कम से कम 32 टाइम चबाना चाहिए, तो आपका खाना जल्दी पचेगा। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से खाओगे, खाने को ठीक से नहीं चबाओगे, तो पेट के अंदर जाकर वह खाना ठीक से पच नहीं पाएगा। मुंह के अंदर खाना धकेलने के बाद वह जो अन्न नलिका यानी हम उसे इसोफेगस में चला जाता है। यहाँ से भी खाना धीरे धीरे नीचे सरकने लगता है और फिर स्टमक यानी पेट के अंदर यह खाना, जहाँ पर परत के अंदर जो पाचक रस हमारे खाने को पचाने लगते हैं, जहाँ पर जो खाना पचाने में जो HCl एसिड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मसालेदार, स्पाइसी, तीखा या फिर जो ऑयली खाना खाने से जो HCl एसिड है वो पेट के अंदर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें एसिडिटी की समस्या होने लगती है। दोस्तों, हमारा जो स्टमक में खाना पचने के लिए लगभग 3 या 4 घंटे तक का वक्त लगता है। अब यह समय हर किसी के लिए अलग हो सकता है। उसके बाद आपने क्या खाया उस पर भी यह डिपेंड करता है। अगर फल, सब्जी, दाल, रोटी यह सादा खाना खा रहे हो जो पचने में बहुत आसान होता है तो 1 या 2 घंटे में पच जाएगा। लेकिन अगर आप ऑयली फूड खाया, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ फूड खाया, तो ऐसे खाने को पचने के लिए शायद 4 से 7 घंटे भी लग सकते हैं। तो जो लोग हमेशा गैस, अपचन, एसिडिटी की समस्या से सफ़र करते हैं वह लोग शायद से ऐसी चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते होंगे। आगे यह खाना आधा पचने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर चला जाता है। हमारे शरीर के दाएं और लिवर रहता है, वह जो लिवर रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और भी कुछ एंजाइम रिलीज करता है, जिस वजह से जो हमारा इंटेस्टाइन है खाने के अंदर जो फैट होता है उसे पचाने लगता है। स्टमक के नीचे बाईं तरफ एक छोटी ग्रंथि होती है जिससे हम पेंक्रियास कहते हैं। इस पेंक्रियास के अंदर से सबसे इम्पोर्टेंट इंसुलिन हार्मोन स्राव बहता रहता है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके साथ जो पेंक्रियास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में भी मदद करता है। इसके बाद अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ने लगता है जो अब पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में बदल गया होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई रहती है वो लगभग 7 मीटर तक होती है। इस जो इंटेस्टाइन के अंदर पूरा पचा हुआ खाना इंटेस्टाइन की जो दीवार के अंदर एब्सॉर्ब होने लगता है और फिर ब्लड के जरिए शरीर के बाकी ऑर्गन तक पहुंचता है। उसके बाद खाने को जो हिस्सा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वह हिस्सा अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उसमें आता है। दोस्तों, फिर लार्ज इंटेस्टाइन इस खाने को अंदर से पानी को जो सूख लेता है और जो अनपचा भाग है सेमी सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना लगभग 3 से 4 घंटों तक रहता है
जिसके बाद सारा वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। अगर खाने में हमने ज़्यादा फैट वाला खाना खाया है, फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर खाया है, या फिर पानी कम पीने की वजह से खाना ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसमें पेट में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की स्थिति बन सकती है। इसलिए खाना खाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, आगे जाकर खाना इंटेस्टाइन की में जो आखिरी छोर पर यानी कि रेक्टम में जमा हो जाता है। जब यह रेक्टम पूरी तरह भर जाता है तब हमें टॉयलेट की इच्छा होती है और फिर वेस्ट मटेरियल जो गुदद्वार की नली से होते हुए शरीर के बाहर निकल जाता है। दोस्तों, यह थी हमारी जो डाइजेशन ट्रैक की पूरी जानकारी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की पाचन जो शक्ति है, पाचन क्रिया यानी डाइजेशन पावर अच्छी होती है, उन लोगों को सेहत भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को जो ह्यूमन सिस्टम भी बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से यह लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। जिसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों को हमेशा एसिडिटी, कब्ज और गैस की समस्या होती रहती है, जिस वजह से आगे जाकर ऐसे व्यक्ति को और भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा हमें अपने डाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप हमारे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप भी डाइजेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको बार बार गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो इन समस्याओं को कैसा छुटकारा पाए, इसके बारे में हम एक अलग से और डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन उस दौरान अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट कर दें और अपनी समस्या ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और या हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो नंबर है 9820703498। हम आपकी हर प्रश्न का उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी।